आई थिंक वी कैन स्टार्ट एक्चुअली एंड आज हम लोग एक बहुत नया चैप्टर शुरू करेंगे डिविजनल चार्ट्स का, और बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना डिविजनल चार्ट के प्रेडिक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो डिविजनल चार्ट के बारे में हम काफी डिटेल में स्टडी करेंगे और इंडिविजुअल जो डिविजनल चार्ट होते हैं उनको भी देखने का तरीका, किस तरह से हम उनको एनालाइज करते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिविजनल चार्ट की जरूरत क्यों पड़ी, जब ये लग्न चार्ट है हमारे पास ऑलरेडी, इससे हम सब चीजें एग्जामिन कर रहे हैं, तो फिर डिविजनल चार्ट की जरूरत क्यों पड़ी। आप किसी भी हाउस के सिग्निफिकेशंस को देखिए, कोई भी हाउस ले लीजिए, एक कोई भी, मान लीजिए कि हम 4th हाउस ले लेते हैं, तो 4th हाउस से हम क्या क्या चीजें देखते हैं। 4th हाउस से मदर हम्म हाउस, हम्म व्हीकल, हम्म फैमिली बॉन्ड, और मास हाँ जी, पब्लिक पब्लिक, हाँ, property, sir, to job some extent because it has direct aspect on 10th house. पहली चीज मदर देखते हैं, माँ। दूसरा डोमेस्टिक हैप्पीनेस, परिवार का सुख, सुख शांति। तीसरा एजुकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा जमीन जायदाद का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज द वाहन सुख, कन्वेंस का जो सुख है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी हम इसी से देखते हैं। और इसके अलावा जिसमें जो भी प्लैनेट यहाँ पर होते हैं वो सब 10th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, तो जो भी यहाँ पोजीशन होगी 4th हाउस की, उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो हमारे प्रोफेशन पर भी पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि किसी का 4th हाउस बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, 4th हाउस जो है मान लो बहुत सारे मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो क्या मतलब हुआ उसका। अगर हम लग्न चार्ट से देखें कि ना तो माँ का सुख है, न परिवार का सुख है, न पढ़ाई है, न जमीन जायदाद का सुख है, ना वाहन का सुख है, ना प्रोफेशन का सुख है, तो लाइफ में क्या बचा। कुछ मिलेगा लाइफ में? ऐसे व्यक्ति को तो लाइफ में कुछ नहीं मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए, लाइफ बेकार होगी उसकी तो, एक हाउस अफ्लिक्ट होने से। इसी तरह से आप कोई भी हाउस कंसिडर करिए, एनी हाउस, 1 to 12, आप कोई भी हाउस को अगर आप सिग्निफिकेशंस को एग्जामिन करेंगे तो आप देखेंगे कि मतलब दे कवर ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और अगर लग्न चार्ट में एक भी हाउस बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है तो इट मींस कि लाइफ आपकी बेकार है, यू विल नॉट गेट एनीथिंग इन द लाइफ, एक्चुअली एक यूजलेस हो गई लाइफ। और होता भी है सबका, एक ना एक हाउस तो एफ्लिक्टेड होता ही है, एक ना एक हाउस एफ्लिक्टेड होता ही है। तो एक भी अगर हाउस एफ्लिक्टेड है लग्न चार्ट के हिसाब से, क्योंकि हर हाउस के जो सिग्निफिकेशंस हैं वो करीब करीब लाइफ के हर एस्पेक्ट को कवर करते हैं, तो कुछ नहीं मिलना चाहिए आपको जो है लाइफ में जो है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 4th हाउस अगर बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है तो हो सकता है माँ का सुख ना हो सकता है एजुकेशन ना हुई हो सकता है प्रॉपर्टी ना हो सकता है कन्वेंस का ना सुख, हो सकता है प्रोफेशन खराब हो, बट ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी चीजें खराब। कभी ऐसा नहीं होगा। किसी का भी आप जब हॉरोस्कोप एग्जामिन करेंगे और किसी का भी अगर 4th हाउस एफ्लिक्टेड है तो लग्न चार्ट से आप क्या कहोगे कि कुछ नहीं मिलना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं। इसमें से एक आध चीज मिसिंग होगी। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज मिसिंग होगी इसमें से? ये भी तो एक तरीका होना चाहिए ना जानने का कि लाइफ के सारे एस्पेक्ट कवर कर रहा है एक डिविजनल चार्ट या एक हाउस जो है। तो अगर वो हाउस एफ्लिक्टेड है तो उसमें से कौन सा जो एस्पेक्ट है लाइफ का वो आपको नहीं मिलेगा और कौन सा मिलेगा। तो एस्ट्रोलॉजी का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि somehow we should be able to examine each and every aspect of life individually। कि 4th हाउस है तो माँ का सुख, वकील का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, एजुकेशन का सुख, प्रोफेशन का सुख, एक एक एस्पेक्ट को हम अलग से एग्जामिन कर पाए, एक एक चीज को लेकर जो है। जैसे
प्रोफेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, पेरेंट्स हो गया, हेल्थ हो गया, संतान हो गई, शादी हो गई, जो लाइफ के एक एक एस्पेक्ट हैं उसको हम किसी तरह से एग्जामिन कर पाए। और लग्न चार्ट तो एक बहुत जनरल चार्ट होता है, इट डजंट इट कांट गिव द डिटेल्स अबाउट एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एक्चुअली जनरल आपको बता देगा कि ये ठीक है, ये खराब है, लेकिन अगर हम कोई बात करें कि इस 4th हाउस में से क्या चीज आपको मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, वो नहीं बता सकता, वो आपको किसी तरह से पता नहीं चलेगी। तो उस पर्पस के लिए हम डिविजनल चार्ट का इस्तेमाल करते हैं कि जिससे कि हमें लाइफ के जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट होते हैं उनके बारे में जानकारी मिल सके, एक एक चीज को लेकर, जैसे हेल्थ है, वेल्थ है, एजुकेशन है, प्रॉपर्टी है, कन्वीनियंस है, जो भी प्रोफेशन है, संतान है, कोई भी चीज हो तो उसको हम एक एक लाइफ के एस्पेक्ट को इंडिविजुअली एग्जामिन कर सकें। और दूसरा, उस एस्पेक्ट के बारे में डिटेल, अगर हम किसी से कहें कि संतान का सुख है या नहीं है, एक तो ये एस्पेक्ट हो गया, और संतान के बारे में 85 डिटेल हो सकती हैं जो हम देखेंगे भी कि लड़का होगा, लड़की होगी, कब होगा, कैसे होगा, एडॉप्शन होगा या नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हो सकती हैं किसी भी लाइफ के एक एस्पेक्ट के बारे में। तो एक तो हम इंडिविजुअल लाइफ के एस्पेक्ट को एग्जामिन कर पाए, और दूसरा उस लाइफ के एस्पेक्ट के जितने भी डिटेल पॉसिबल हो सकते हैं उसको भी हम एग्जामिन कर पाए। तो ये बेसिक जो हमारा पर्पस है डिविजनल चार्ट का, कि लाइफ के इंडिविजुअल एस्पेक्ट को हमें एग्जामिन करना है, और उस एग्जामिन करने के लिए हमें डिविजनल चार्ट की जरूरत पड़ती है। दूसरा ये होता है कि हमें प्लैनेट की स्ट्रेंथ का भी पता होना चाहिए कि प्लैनेट में कितना बल है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि नेचुरली हमने देखा कि जो रिजल्ट्स होते हैं वो स्ट्रेंथ के हिसाब से होते हैं, कि जितना प्लैनेट स्ट्रांग होगा उतने ही उसके रिजल्ट भी अच्छे या खराब होंगे। प्लैनेट वीक होगा तो एक्सॉल्टेड हो या कैसा भी हो, उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे नहीं मिल सकते। तो प्लैनेट की स्ट्रेंथ का भी हमें आइडिया होना चाहिए। तो उसमें से एक मेथड तो हमने देखा कि वो षटबल निकालते थे हम, प्लैनेट का मेथड वो है। दूसरा मेथड ये है कि हम जितने भी डिविजनल चार्ट होते हैं उसमें प्लैनेट की पोजीशन को देखते हैं, और जो लॉर्ड एंड टेनेंट है, मतलब जिस राशि में प्लैनेट बैठा हुआ है उसके लॉर्ड के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, तो बेस्ड ऑन दैट वी ट्राई टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ ईच प्लैनेट आल्सो बाय दिस डिविजनल चार्ट। तो डिविजनल चार्ट के बेसिक दो पर्पस हैं, एक तो टू स्टडी द इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और कैसे करेंगे, जो भी कंसर्न हाउस है उसको हम एग्जामिन करेंगे, उसके सिग्निफिकेटर को एग्जामिन करेंगे, और उसके साथ साथ जो रेलेवेंट उससे लाइफ के एस्पेक्ट का जो रेलेवेंट डिविजनल चार्ट है उसको हम एग्जामिन करेंगे। और डिविजनल चार्ट मैंने कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे एग्जामिन किया जाता है, या कम लोग करते हैं, बहुत कम, और इसके बारे में बहुत ज्यादा ऐसा लिटरेचर भी अवेलेबल नहीं है। बट चीज यह है कि हर डिविजनल चार्ट को एग्जामिन करने का जो तरीका है वो अलग है। वो हमारे जो नॉर्मल हम लग्न चार्ट की तरह उसको एग्जामिन नहीं करते हैं, बल्कि हर इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट को एग्जामिन करने का तरीका अलग है, वो हम देखेंगे भी कि हम कैसे करते हैं। तो जो डिविजनल का मतलब होता है कि राशि को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। अभी जैसे हमने देखा कि जो लग्न चार्ट बनाया, हमने जोडियक को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 12 राशियां हुई, 12 हाउसेस हुए, और उसके बेसिस पर हमने लग्न चार्ट बनाया। अब हम हर राशि को फर्दर डिवाइड करेंगे, या आप कहें कि हम जोडियक के फर्दर पार्ट्स करेंगे, और उसके हिसाब से फिर ये डिविजनल चार्ट की पोजीशन फिक्स होती है कि उसमें प्लेसमेंट वगैरह या कैसे हम उसको देखते हैं, कैसे बनाते हैं, वो हम उसके बेसिस पर करते हैं। तो नॉर्मली डिविजनल चार्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन डिविजनल चार्ट है जिनका कि हम इस्तेमाल करते हैं वो 16 है, 16 डिविजनल चार्ट्स हैं, जिसको कि हम षटबल भी, सॉरी, षोडश वर्गास भी कहते हैं। षोडश वर्गास मतलब 16 डिविजनल चार्ट्स। तो कौन कौन से हैं, क्या हम उससे एग्जामिन करते हैं, लेट अस सी।
सबसे पहला तो राशि चार्ट ही हो गया, जो हमने लग्न चार्ट बनाया। तो जोडियक को हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, या जोडियक का एक पार्ट जो है वो 30 डिग्री का होता है, तो इसको हम राशि चार्ट बोलते हैं। और जितने भी डिवीजन होते हैं राशि के, उससे ये डिविजनल चार्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ एक राशि का एक पार्ट है तो D1 हो गया, उसको हम D1 चार्ट बोलेंगे। D1 मतलब लग्न चार्ट होता है, राशि चार्ट हो गया। और जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही जनरल चार्ट है, ये जनरल इंडिकेशन देता है, बट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक इंडिकेशन आप लग्न चार्ट से नहीं पता कर सकते। अब हम क्या करते हैं कि इस राशि को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 इक्वल पार्ट में। तो हर जो राशि को 2 पार्ट में डिवाइड किया, या हम कहें कि जोडियक को हमने 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जोडियक को 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो इस चार्ट का जो नाम है उसको हम होरा चार्ट बोलते हैं, या क्योंकि राशि के 2 पार्ट हैं, इसको हम D2 चार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, होरा चार्ट कहते हैं इसको। और होरा चार्ट बेसिकली, जैसे हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल एस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो होरा चार्ट से हम सिर्फ वेल्थ के बारे में, किसी भी नेटिव की वेल्थ के बारे में एग्जामिन करते हैं। तो ये सिर्फ वेल्थ को जानने के लिए हम होरा चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि हम कंसर्न हाउस को देखते हैं, उसका जो सिग्निफिकेटर है उसको देखते हैं, और फिर रेलेवेंट डिविजनल चार्ट को एग्जामिन करते हैं। तो जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो हाउस कौन सा हुआ कंसर्न हाउस? सेकंड हाउस। और सिग्निफिकेटर? जुपिटर। जुपिटर। वेल्थ का जो सिग्निफिकेटर है जुपिटर है, और सेकंड हाउस से हम वेल्थ को एग्जामिन करते हैं। तो हम सेकंड हाउस को एग्जामिन करेंगे, वेल्थ को, सिग्निफिकेटर को, जुपिटर को एग्जामिन करेंगे, और उसके बाद हम फिर जो है होरा चार्ट को एग्जामिन करते हैं। और वेल्थ के बारे में बहुत डिटेल हो सकती है, कितनी वेल्थ होगी वो तो लग्न चार्ट बताएगा आपको, लेकिन जो डिटेल होती है वेल्थ के बारे में, कई बार आप देखते हैं कि पैसा आपके पास विदाउट मच एफर्ट्स आता है, आप मेहनत नहीं करते, पैसा जो भी है आता रहता है। और कई बार होता है कि उसी पैसे को कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और बहुत होता है लाइफ में कि कई बार तो बड़ा इजी फ्लो होता है मनी का, और कई बार जो है उसी पैसे को कमाने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो कौन सा टाइम होगा जब इजी फ्लो होगा पैसे का, और कौन सा टाइम होगा जब मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो वो हम एक वेल्थ का डिटेल हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा बहुत कम मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा उनके पास बहुत होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेहनत बहुत करते हैं फिर पैसा उनके पास होता है। तो ये भी ये हम मालूम कर सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग होंगे जिनके पास इजी फ्लो ऑफ वेल्थ होगा थ्रू आउट द लाइफ, और कौन से ऐसे लोग होंगे जो पैसा कमाने के लिए जिनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली हमारे वेल्थ के डिटेल हैं जो कि हम जान सकते हैं होरा चार्ट से। जब हम इंडिविजुअल चार्ट को एग्जामिन करेंगे तब आप देखेंगे कि कैसे हम उसको देखते भी हैं। फिर हम क्या करते हैं कि राशि के 3 इक्वल पार्ट करते हैं। तो जब राशि के 3 इक्वल पार्ट करेंगे तो नेचुरली ईच पार्ट इज ऑफ 10 डिग्री, या हम कहें कि जोडियक को हमने 36 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 36 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और जब हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं राशि को, तो चार्ट बनता है उसको दृष्कांश चार्ट बोलते हैं हिंदी में, या डिकेंटे बोलते हैं, अदरवाइज दृष्कांश चार्ट बोलते हैं। और इस चार्ट से हम हैप्पीनेस फ्रॉम यंगर कोबॉर्न, छोटे भाई बहन का सुख, वो देखते हैं, और आदमी के अंदर इनिशिएटिव कितना है वो हम देखते हैं। तो जब हम छोटे भाई बहन के सुख की बात करते हैं या इनिशिएटिव की बात करते हैं, तो नेचुरली कौन सा हाउस? थर्ड हाउस। और सिग्निफिकेटर? मार्स। तो थर्ड हाउस को एग्जामिन करेंगे, उसके जो सिग्निफिकेटर है मार्स, उसको एग्जामिन करेंगे, और फिर हम दृष्कांश चार्ट को एग्जामिन करके ये पता लगाएंगे कि हमारा छोटे भाई बहन का सुख क्या है, और उसके बारे में जो भी डिटेल पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट कब होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, ट्विंस तो नहीं होंगे, जो भी सारी, या उनके साथ कैसे रिलेशन रहेंगे आपके,
उनकी लाइफ कैसी रहेगी, आपके जो यंगर को बॉर्न है, उन सब जो भी डिटेल पॉसिबल हो सकती है वो हम इस D3 चार्ट से जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम राशि को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ईच पार्ट इज 7 डिग्री 30 मिनट्स। तो हमने अब राशि के या जोडियक के हम कहें कि 48 इक्वल पार्ट्स कर लिए। तो इसको कहते हैं चतुर्थांश या तुर्यांश। चतुर्थांश या तुर्यांश चार्ट बोलते हैं, या इसको हम D4 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जनरल चार्ट है, बेसिकली हम कहते हैं कि फॉर्च्यून या नेट एसेट्स, इससे हम देखते हैं। बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता है इस चार्ट का, बट फिर भी हम फॉर्च्यून और नेट एसेट्स देखते हैं। और जब हम फॉर्च्यून की बात करते हैं तो नेचुरली 9th हाउस और उसका जो कारक है जुपिटर, उसको एग्जामिन करेंगे और फिर हम इस D4 चार्ट को एग्जामिन करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है कि हम राशि को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। राशि को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ईच पार्ट इज ऑफ 4 डिग्री 17 मिनट्स एंड 8.57 सेकेंड। अगर हम 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट इज ऑफ 4 डिग्री 17 मिनट्स एंड 8.57 सेकेंड। इसको हम 84 पार्ट्स हो गए ना जोडियक के, और इसको हम कहते हैं सप्तांश चार्ट या D7 से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कुछ वर्ष पहले एक न्यूज आई थी कि एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड 13th साइन ऑफ द जोडियक, तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी सब बेकार हो गया। एस्ट्रोलॉजी में तो कहते हैं 12 राशियां होती हैं, बट इनको ये नहीं पता कि जब डिविजनल चार्ट डिवीजन करते हैं जोडियक के, वी गो इनटू 1000 पार्ट, 1000 पार्ट उसका देखते हैं। हम 12, 13, 14 की तो बात ही नहीं करते हैं, हम हजारों पार्ट में जोडियक को डिवाइड करते हैं। और जैसा यहाँ देखा आपने सप्तांश में 84 पार्ट्स जोडियक के हो गए। और इस चार्ट से जो बहुत ही हमारा लाइफ का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, संतान और संतान का सुख, हम इस चार्ट से देखते हैं। संतान और संतान का सुख। तो जब संतान और संतान के सुख की बात करते हैं तो कौन सा हाउस? 5th हाउस और जुपिटर। 5th हाउस, और उसका कारक क्या है? जुपिटर। जुपिटर है। वेरी गुड। तो 5th हाउस को एग्जामिन करेंगे, कारक जुपिटर को एग्जामिन करेंगे, और फिर हम D7 चार्ट को एग्जामिन करेंगे। वो पहली चीज तो कंफर्म करेगा कि जो इंडिकेशन हमारा लग्न चार्ट से मिल रहा है वो वाकई में ही मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लग्न चार्ट बहुत अच्छा होता है, 5th हाउस बहुत अच्छा है, जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो हम नेचुरली हर आदमी कहेगा नहीं संतान सुख तो होना चाहिए इसको, और होता नहीं है, संतान सुख नहीं होता। या हम कहें कि प्रोफेशनली 10th हाउस बहुत अच्छा है और लग रहा है कि बहुत अच्छे योग हैं, तो इस व्यक्ति का प्रोफेशन तो बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। तो जो लग्न चार्ट में इंडिकेशन है वो जरूरी नहीं है कि आपको मिलेगा, वो जरूरी नहीं है कि मिलेगा, क्योंकि लग्न जो डिविजनल चार्ट है वो ये कंफर्म करते हैं पहली चीज कि जो इंडिकेशन आपको लग्न चार्ट से मिला वो वाकई में ही मिलेगा या नहीं मिलेगा, और सेकंड उसका डिटेल। बट जो चीज लग्न चार्ट से ही इंडिकेटेड नहीं है, मान लो लग्न चार्ट में ये है कि संतान सुख नहीं है, तो फिर डिविजनल चार्ट को देखने की जरूरत नहीं है। फिर डिविजनल चार्ट कैसा भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज लाइफ के किसी भी इवेंट का बेसिक इंडिकेशन वी शुड गेट फ्रॉम लग्न चार्ट। और जब तक लग्न चार्ट से उस लाइफ का एस्पेक्ट का इंडिकेशन नहीं मिलेगा, डिविजनल चार्ट कैसा भी हो, संतान सुख नहीं है तो नहीं है, डिविजनल चार्ट उसमें फिर हम देखते भी नहीं है। बट जो चीज पॉजिटिव है लग्न चार्ट से वो जरूरी नहीं आपको मिलेगी, उसको हम डिविजनल चार्ट से कंफर्म करते हैं कि वाकई में ही मिलेगी या नहीं मिलेगी, और फर्दर उसका डिटेल जो भी उस लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में होते हैं। तो हम संतान की बात कर रहे हैं, हमने 5th हाउस को एग्जामिन किया, जुपिटर को एग्जामिन किया, फिर संतान। और संतान से संबंधित तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या होता है? हम सभी जानते हैं, हाँ जी, बेटा हो गया क्या होता लड़का है? या लड़की?
आज के टाइम में भी सबसे पहला प्रश्न क्या पूछते हैं संतान के बारे लड़का या लड़की? में? नहीं, उससे पहले भी कुछ और पूछते हैं। कब होगा? होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आज के टाइम में भी हमारी सोसाइटी कितनी भी एडवांस्ड हो गई हो, सबसे पहला क्वेश्चन हर माँ बाप यही पूछते हैं कि इनका ये बता दीजिए कि इनको लड़के का सुख है या नहीं है, मेल प्रोजेनी का सुख है या नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन विच इज बीइंग इनवेरिएबली आस्क्ड बाय एवरीवन एक्चुअली। और पता नहीं क्यों क्या मजा आता है, बट एवरीवन आस्क्ड दैट क्वेश्चन एक्चुअली कि ये जो हम शादी करने जा रहे हैं कि ये बता दीजिए इनके भाग्य में लड़के का सुख है या नहीं है। और ये क्वेश्चन आपसे हर पेरेंट्स आएंगे या खुद जो हस्बैंड वाइफ आएंगे वो भी पूछते हैं, और 95% लोग पूछेंगे। और इस प्रश्न का उत्तर आप लग्न चार्ट से नहीं दे सकते। लग्न चार्ट में कोई सिस्टम नहीं है जो ये बता दे कि लड़के का सुख होगा या नहीं होगा, बट डिविजनल चार्ट से हम बहुत आसानी से बता सकते हैं सप्तांग चार्ट को जब एग्जामिन करेंगे कि इनके भाग्य में लड़के का मेल प्रोजेनी का सुख है या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन नेचुरली जो आपने कहा कब होगा, वो तो ठीक है कि कब होगा, तो वो भी हम लग्न चार्ट से नहीं बता सकते कब होगा, और उसके लिए भी हमें सप्तांग चार्ट की मदद लेनी पड़ेगी। फिर आता है कि एट ए पर्टिकुलर टाइम मेल होगा या फीमेल होगा। अब एक बार मेल होता है एक बार फीमेल होता है, दोनों बार मेल हो रहे हैं दोनों बार फीमेल हो रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम में मेल होगा या फीमेल होगा वो भी आप लग्न चार्ट से नहीं बता सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, लग्न चार्ट विल नेवर गिव एनी इंडिकेशन कि अगर ये दशा चल रही है तो मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा। लेकिन सप्तांश चार्ट बहुत आसानी से बता देगा कि एक पर्टिकुलर दशा अंतरदशा में मेल चाइल्ड की पॉसिबिलिटी है या फीमेल चाइल्ड की पॉसिबिलिटी है। वो भी क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। और क्या होते हैं क्वेश्चंस संतान के बारे में? एजुकेशन नहीं, एजुकेशन नहीं बताता ये। संतान सुख है, अगर अनपढ़ संतान होगी वो भी सुख दे सकती है आपको, पढ़ी लिखी संतान भी सुख ना दे। संतान हमारे साथ रहेगी या नहीं? नहीं, ट्विंस भी- होगा या सिंगल होगा? हाँ जी, ट्विंस होगा या सिंगल होगा? हाँ वो तो उसमें आ गए, मेल फीमेल में आ गए वो ट्विंस में। फिर कई बार भाग्यवान होगी हाँ संतान? जी, कितने भाग्यवान होगी संतान के नहीं होगी? क्या होगी? भाग्यवान। भाग्यवान नहीं, संतान का भाग्य नहीं बताता ये सिर्फ ये बताता है कि आपको संतान का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा जो है। करेक्ट। संतान के भाग्य से कोई रिलेशन नहीं है इसका जो है। इट ओनली टेल्स यू फिफ्थ हाउस सेरोगेसी आपको संतान का हाँ सुख है या नहीं है। अब देखिए कई बार संतान लोग अडॉप्ट करते हैं, और अडॉप्ट दोनों केसेस में करते हैं, है भी अपनी तभी भी कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी होती है तभी भी करते हैं। तो एडॉप्शन तो नहीं करेंगे आप, एडॉप्शन तो नहीं करेंगे, तो वो भी सप्ताह चार्ट आपको बता सकता है कि एडॉप्शन की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। और कभी कभी देखते हैं कि संतान होती नहीं है, एंड हेल्थ नॉट हेल्थ बट मेडिकल प्रॉब्लम इज द कॉज ऑफ डिनायल और डिले ऑफ प्रोजेनी। तो आपको पता नहीं चलेगा कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, हस्बैंड में है या वाइफ में है, और लग्न चार्ट तो बताएगा नहीं कुछ भी जो है। तो कोई ऐसा मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से संतान में कोई देरी तो नहीं है या डिनायल तो नहीं है एक्चुअली, वो भी हम लग्न सप्ताह चार्ट की मदद से बता सकते हैं। और नेचुरली अगर हमें पता लग जाता है कि मेडिकल प्रॉब्लम है आइदर इन हस्बैंड और वाइफ, सो वी कैन गो फॉर ट्रीटमेंट आल्सो। मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो भी अल्टरनेट मेथड है हम उसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद आजकल जो मेन प्रॉब्लम हो गई है कि सब कुछ ठीक है लेकिन आइदर हस्बैंड और वाइफ दे डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन एक्चुअली। बहुत केसेस में आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल आपको लगेगा, लग्न चार्ट भी ठीक है और सप्ताह चार्ट भी ठीक है, और वो संतान सुख का इंडिकेशन देता है, फिर भी उनकी संतान नहीं है। क्योंकि आजकल जो बहुत से कभी हस्बैंड या कभी वाइफ दे डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन एक्चुअली। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन नहीं चाहता बच्चे पैदा करना, या हस्बैंड या वाइफ? तो वो भी हम सप्ताह चार्ट देख के बता सकते हैं कि हस्बैंड इज नॉट विलिंग और वाइफ इज नॉट विलिंग।
तो वो भी हमें सप्तांश चार्ट से आइडिया लग जाता है। इसके अलावा जो सब कुछ ठीक है, आपका लग्न चार्ट भी, सप्तांश चार्ट भी, और फिर भी संतान नहीं हो रही, चाहते भी हैं दोनों, फिर भी नहीं होती एक्चुअली में, तो उसमें कुछ कंडीशन में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं कि उनकी वजह से देयर इज ए डिनायल ऑफ मदरहुड टू ए फीमेल, कि मां नहीं बन सकती, कोई फीमेल है वो मां नहीं बन सकती। तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं कि आपको 5th हाउस, सप्तांश चार्ट, जुपिटर सब कुछ वेल प्लेस्ड है, चाहते भी हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं है, बट इवन देन देयर आर सर्टेन कंडीशंस की जिसकी वजह से जो है फीमेल शी कैन नॉट गेट मदरहुड, एक्चुअली मां नहीं बन सकती वो। तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं है, तो वो भी हम सप्तांश चार्ट से देख सकते हैं, और ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है तो नेचुरली वी कैन गो फॉर सरोगेसी, और जो भी अल्टरनेट मेथड है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो यही बेसिकली संतान के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, जिनका कि हम हर क्वेश्चन का आंसर हम कोशिश करेंगे सप्तांश चार्ट की मदद से देने के लिए जो है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है जिसको हम हमेशा देखते हैं, लग्न चार्ट के साथ बना हुआ होता है, उसको हम नवांश या D9 चार्ट बोलते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि राशि को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक राशि को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सो दैट ईच पार्ट इज ऑफ 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स, 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स। इसको हम नवांश चार्ट बोलते हैं। और नवांश चार्ट बेसिकली हमारा मैरिज एनालिसिस चार्ट है। मैरिज के बारे में जो भी हम पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं वो हम इस नवांश चार्ट की मदद से आंसर करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि मैरिज हमारा बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, तो इससे हम थोड़ा सा इसको हम एक जनरल चार्ट की तरह भी यूज करते हैं। और जो हमारा भाग्य है या हमारी जो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां होती हैं, वो भी हम इस चार्ट की मदद से एग्जामिन करते हैं। एंड इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट चार्ट कि हमेशा आप देखिए कि यही एक डिविजनल चार्ट है जो लग्न चार्ट के साथ बनाया जाता है। कंप्यूटर हॉरोस्कोप हो, मैनुअल हॉरोस्कोप हो, कोई भी हो, बट आपको जो नवांश चार्ट है वो हमेशा लग्न चार्ट के साथ बना हुआ मिलेगा। तो नेचुरली जब हम मैरिज की बात करते हैं, हम लोगों ने देखा भी था कि कौन कौन से हाउसेस हम एग्जामिन करते हैं मैरिज के लिए। कौन से हाउस करते हैं? 7th, 8th, नहीं पहला 1st, 2nd, 4th, 7th, 8th and 12th. Yes. वेरी गुड। तो 1, 2, 4, 7, 8, 12 इतने सारे हाउसेस हम एग्जामिन करते हैं, एंड दैट वी ऑलरेडी सीन कि क्या क्या चीजें हम इन हाउसेस से देखते हैं। तो इन सारे हाउसेस को एग्जामिन करेंगे, उनके लॉर्ड्स को करेंगे, उनके सिग्निफिकेटर को करेंगे। फिर मैरिज का भी सिग्निफिकेटर्स हैं। क्या है मैरिज के सिग्निफिकेटर? जुपिटर फॉर फीमेल एंड वीनस फॉर मेल। वेरी गुड। जुपिटर फॉर फीमेल एंड वीनस फॉर मेल एक्चुअली। एंड बिकॉज सेक्स इज आल्सो इन्वॉल्व्ड, सो सेक्स का जो कारक है वो क्या है? फीमेल में मार्स है और मेल में वीनस ही है। करेक्ट, फीमेल में मार्स है और मेल में वीनस है। तो इन सब को एग्जामिन करने के बाद हम नवांश चार्ट को एग्जामिन करते हैं। उससे हम मैरिज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, स्पाउस का नेचर कैसा होगा, स्पाउस देखने में कैसा होगा, मैरिज जल्दी होगी, देर से होगी, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप तो नहीं होगी, सेपरेशन डाइवोर्स तो नहीं होगा, या कभी कभी कुछ प्लैनेट ये भी इंडिकेट करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल चलता है और सडनली आप देखते हैं कि मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, तो कैसे आती है वो। तो ये सारी चीजें जो भी मैरिज से कनेक्टेड जो भी हमारे पॉसिबल डिटेल हो सकती है, वो सारे के सारे हम जो है इस नवांश चार्ट से एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे। फिर हमने राशि को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट, सो दैट ईच पार्ट इज ऑफ 3 डिग्री। और 3 डिग्री का मतलब है कि हमने जो जोडियक को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया?
120 120 120। हाँ, तो इस चार्ट को हम दशमांश चार्ट बोलते हैं या D10 चार्ट बोलते हैं। और इससे हम लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रोफेशन है जो उसको हम एग्जामिन करते हैं। अब देख रहे हैं कि एक एक एस्पेक्ट के लिए एक एक डिविजनल चार्ट है। तो इससे हम बेसिकली जो प्रोफेशन के बारे में एग्जामिन करेंगे डिटेल में। और प्रोफेशन है, फेम है, पावर है, पोजीशन है, रिकॉग्निशन है, स्टेटस है, नेम फेम है, जो भी है प्रोफेशन से कनेक्टेड जो भी चीजें होती हैं वो हम इस चार्ट से एग्जामिन करते हैं। और जब प्रोफेशन की बात करते हैं तो नेचुरली 10th हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो कारक हैं प्रोफेशन के वो क्या हैं? सैटर्न, मरकरी, जुपिटर एंड वीनस, जुपिटर एंड सन। वेरी गुड दीपक जी, आई थिंक यू आर डूइंग वेरी वेल एक्चुअली। थैंक यू सर, आशीर्वाद आपका है। तो चारों कारक हैं और चारों कारक के अपने अपने अलग रोल हैं। तो क्या मिलेगा प्रोफेशनल लाइफ में आपको, क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि तो मेहनत कराता है, मरकरी आप इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट करते हैं प्रोफेशन में, जुपिटर गिव्स यू प्रोस्पेरिटी एंड सन गिव्स यू फेम एंड रिकॉग्निशन एक्चुअली। तो ये अलग अलग चीजें हैं। सन अगर किसी का वेल प्लेस्ड नहीं है तो कितना भी पैसा हो बट आपका नाम नहीं होगा। जुपिटर अगर वेल प्लेस्ड नहीं है तो प्रोफेशनल लाइफ में आप कहीं से भी क्वालिफिकेशन ले लीजिए बट आपको हाई पैकेज या हाई सैलरी जॉब नहीं मिलेगा या बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। और अगर मरकरी वेल प्लेस्ड नहीं है और सैटर्न और जुपिटर और सन बहुत वेल प्लेस्ड हैं तो आप समोसे बनाकर भी बहुत दुनिया में नाम कर सकते हैं। कोई इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं होगा, फिर भी आपका पैसा भी बहुत होगा, नाम भी बहुत होगा इसमें जो है। तो ये इंडिविजुअल चीज को हम डिफरेंट डिफरेंट कारक से देख सकते हैं कि क्या प्रोफेशनल लाइफ में मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो प्रोफेशन से संबंधित जो भी डिटेल है हम इस D10 चार्ट से एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे। फिर हमने राशि को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया so that each part is of 2 degree and 30 minutes। और इसको हम कहते हैं द्वादशांश चार्ट या D12 चार्ट। द्वादशांश या D12 चार्ट हम इसको बोलते हैं। और इस चार्ट से हम अपने पेरेंट्स के बारे में एग्जामिन करते हैं। पेरेंट्स मीन्स मदर एंड फादर। मदर एंड फादर के बारे में हम इस चार्ट से एग्जामिन करेंगे। तो मदर के लिए कौन सा हाउस? फोर्थ हाउस। कारक मून। और फादर के लिए कौन सा हाउस? 9th एंड जुपिटर। फादर का कारक क्या होता है? फादर का कारक जुपिटर तो है। सन सन इज द कारक ऑफ फादर। तो 9th हाउस को एग्जामिन करेंगे और सन की पोजीशन को एग्जामिन करेंगे। और जैसा हम देखते भी हैं कि लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग कहते हैं 9th हाउस से फादर देखना चाहिए, कुछ लोग 10th हाउस से कहते हैं देखना चाहिए, और लोग इसी कंफ्यूजन में लगे भी रहते हैं। और कई बुक्स में भी आप देखेंगे कहीं कहीं लिखा भी होता है कि 10th हाउस से हमें देखना चाहिए। तो हम लोगों ने बताया भी था कि वन हैज टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस, क्योंकि फादर जो है उसके 2 डिस्टिंक्ट रोल होते हैं, एक एज ए फादर और दूसरा एज ए हस्बैंड ऑफ मदर। तो अगर आपको उस रोल में देखना है एज ए हस्बैंड ऑफ मदर तो आपको 10th हाउस से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो 4th से 7th हाउस है। बट आपको अगर फादर के रोल में देखना है अपने तो 9th हाउस से देखना पड़ेगा। और वैसे भी 9th से 5th हाउस आपका लग्न होता है। तो आप अपने फादर की संतान है तो 9th हाउस से एज ए फादर देखते हैं और 10th हाउस से एज हस्बैंड ऑफ मदर देखते हैं। तो हम मदर के लिए मून और 4th हाउस को एग्जामिन करेंगे और फादर के लिए सन और 9th हाउस को एग्जामिन करेंगे, और इसको द्वादशांश चार्ट एग्जामिन करके हमें पता लगेगा फादर और मदर के बारे में। फिर हम राशि को 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ईच पार्ट इज 1 डिग्री 52 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। इसको हम कहते हैं शोडांश या D16 चार्ट बोलते हैं। और इससे हम देखते हैं बेसिकली कन्वेंस एंड द रिलेटेड हैप्पीनेस, वाहन और वाहन का सुख, वाहन और वाहन का सुख,
हम इस D16 या शोडांश चार्ट से देखते हैं। तो जब वाहन की बात होती है तो कौन सा हाउस? 4th हाउस। 4th हाउस। और उसका सिग्निफिकेटर क्या है वाहन का? मून। मून क्या है सिद्धार्थ जी सिग्निफिकेटर व्हीकल का? Venus है sir. Venus. वीनस। वीनस। अच्छा तो जब हम वाहन की बात करेंगे, वाहन इज बेसिकली कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, उस कैटेगरी में आ जाता है। तो Okay. इसका जो कारक है, देखिए एक हाउस का जो जनरल कारक है वो मून हो गया 4th हाउस का, लेकिन आप इंडिविजुअल एस्पेक्ट को देखें तो मून तो मदर के लिए हो गया, प्रॉपर्टी के लिए मार्स हो गया, कन्वेंस के लिए वीनस हो गया, एजुकेशन के लिए मरकरी या जुपिटर हो गए, और प्रोफेशन के लिए 4 प्लैनेट जो आपने बताए। तो एक एक जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट होता है फिर उसके कारक अलग अलग हो जाते हैं एक्चुअली। ओके सर। ओके। तो वाहन का जो कारक है या जो कन्वेंस का कारक है वो आपका वीनस है। तो 4th हाउस को एग्जामिन करेंगे, वीनस को एग्जामिन करेंगे, और उसके बाद हम D16 या शोडांश चार्ट को एग्जामिन करेंगे। तो दैट विल गिव यू डिटेल अबाउट कन्वेंस एंड द रिलेटेड हैप्पीनेस। फिर हमने राशि को 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, so that each part is 1 degree and 30 minutes. इसको हम कहते हैं विषांश या D20 चार्ट, विषांश या D20 चार्ट्स। और इससे हम बेसिकली रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को एग्जामिन करते हैं, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, और मतलब धार्मिक और आध्यात्मिक जो गतिविधियां होती हैं, आपका जो इंटरेस्ट होता है उसको हम एग्जामिन करते हैं। तो नेचुरली कौन से हाउसेस हैं जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को इंडिकेट करते हैं? 9th। हाँ, And 5th एंड 9th हाउस जो है वो बेसिकली हम कहेंगे रिलीजियस एक्टिविटीज को इंडिकेट करते हैं। और जो 4, 8 एंड 12 जो मोक्ष के स्थान है, 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, वो हमारे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की बात करते हैं तो नेचुरली जो हमारे मोक्ष स्थान है 4, 8 एंड 12 दे बिकम इम्पॉर्टेंट। और मोक्ष का जो कारक है केतु इज द प्राइमरी कारक फॉर मोक्ष, केतु, और जुपिटर जो है वो सेकेंडरी कारक है मोक्ष का। तो ये हम कारक को एग्जामिन करेंगे, केतु एंड जुपिटर, क्योंकि केतु इज ए प्राइमरी कारक फॉर मोक्ष एंड जुपिटर इज द सेकेंडरी कारक ऑफ मोक्ष। फिर हमने राशि को 24 इक्वल पार्ट्स में एग्जामिन किया। तो ईच पार्ट इज 1 डिग्री एंड 15 मिनट्स। एक पार्ट जो है 1 डिग्री 15 मिनट का हो जाता है, और इसको हम कहते हैं चतुर्विशांश या सिद्धांश, चतुर्विशांश या सिद्धांश, या इसको हम D24 बोलते हैं। और इससे हम ऑल काइंड ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट्स जो है वो हम इस चार्ट से देखते हैं। एजुकेशन के बारे में नेचुरली जब बहुत लोगों के सवाल होंगे, क्योंकि एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो किस फील्ड में हमारी एजुकेशन होगी, किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा या नहीं होगा, किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा नहीं होगा, हम पढ़ाई के लिए बाहर जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन लोग पूछते हैं जिनका कि हम आंसर जो है इस D24 चार्ट को की मदद से हम देंगे। और जब एजुकेशन की बात करते हैं तो कौन से हाउसेस? 4th, 5th, 9th। सेकंड हाउस से हम प्राइमरी एजुकेशन देखते हैं, 4th हाउस से बेसिक एजुकेशन, जिसको कि आजकल के टाइम में हम कह सकते हैं ग्रेजुएट लेवल की एजुकेशन, 5th हाउस से हायर एजुकेशन और आजकल के टाइम के हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की एजुकेशन, और 9th हाउस से हम रिसर्च लेवल की एजुकेशन देखते हैं। और कारक क्या है एजुकेशन के? Mercury and Jupiter. Mercury and Jupiter. Mercury is the learner and Jupiter is the teacher. तो अगर आप लर्न करते हैं तो Mercury helps you, बट किसी भी नॉलेज के डीप में जाते हैं देन Jupiter helps you. बट बेसिकली जहाँ तक लर्निंग प्रोसेस का सवाल है उसमें आपको Mercury ही
हेल्प करता है। फिर हमने राशि को 27 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, so that each part is 1 degree 6 minute and 40 second, और इसको हम सप्तविशांश, भांश या नक्षत्रांश भी कहते हैं, और D27 चार्ट हम इसको कहते हैं। ये बहुत एक जनरल चार्ट है, इसको ज्यादा कोई इसका इस्तेमाल नहीं होता। तो कहते हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ की शारीरिक जो आपकी शक्ति है उसके बारे में जो है, तो नेचुरली लग्न का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जो लग्न का कारक है सन, और साथ में हम इस चार्ट को भी एग्जामिन करते हैं। फिर हम राशि को 30 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 डिग्री का एक पार्ट, तो जोडियक का जो डिवीजन हुआ 360 पार्ट्स में हो गया, और इसको हम त्रिशांश चार्ट बोलते हैं या D30 चार्ट बोलते हैं। इस चार्ट का जो बेसिक यूज है वो हम फीमेल हॉरोस्कोपी में करते हैं, क्योंकि फीमेल हॉरोस्कोपी जब हम एग्जामिन करते हैं तो उसमें जो फीमेल का कैरेक्टर है या चेस्टिटी है वो हम इस चार्ट से एग्जामिन करते हैं। बट फीमेल हॉरोस्कोपी में इस चार्ट का काफी इस्तेमाल होता है। फिर हमने राशि को 40 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ईच पार्ट इज ऑफ 45 मिनट्स, और ये भी एक इसको हम खावेदांश बोलते हैं या D40 चार्ट बोलते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत जनरल चार्ट है। ये सिर्फ आपको बताता है कि आपके ऊपर शुभ और अशुभ प्रभाव क्या है आपके हॉरोस्कोप के, तो इट्स वेरी वेरी जनरल चार्ट। फिर राशि को 45 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसको हम अक्ष वेदांश कहते हैं या D45 बोलते हैं। ये भी एक जनरल चार्ट है which tells you about the character and conduct of the native actually। और फिर हम राशि को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, so that each part is of 30 minutes, और इसको हम कहते हैं साष्ट्यांश या D60 चार्ट। ये भी एक बहुत, जैसे हम लग्न को यूज करते हैं ऐसे ही हम इस चार्ट को भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये 16 डिविजनल चार्ट्स हैं जिनको हम षोडश वर्गा कहते हैं या 16 डिविजनल चार्ट्स। और जैसा आपने देखा कि हर चार्ट से हम एक लाइफ के इंडिविजुअल एस्पेक्ट को एग्जामिन करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे और भी हैं डिविजनल चार्ट, बट क्योंकि मेन चार्ट कवर करते हैं तो इसीलिए इनको ही हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि 16 का रेफरेंस नहीं आता। कुछ बुक्स जो है आपको षड वर्गा कहेंगे, कुछ सप्त वर्गा कहेंगे, कुछ 10 वर्गा कहेंगे, कुछ षोडश वर्गा कहेंगे। तो षड वर्गा मतलब 6 डिविजनल चार्ट, सप्त वर्गा मतलब 7 डिविजनल चार्ट, और 10 वर्गा मतलब 10 डिविजनल चार्ट। तो ये भी स्टैंडर्ड है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होती। जब भी हम षड वर्गा की बात करते हैं तो इसमें यही जो है 6 चार्ट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, लग्न चार्ट, होरा चार्ट, दृष्कांश चार्ट, नवांश चार्ट, द्वादशांश चार्ट और त्रिशांश चार्ट, D1, D2, D3, D9, D12 एंड D30। और इसमें अगर हम सप्तांश चार्ट और ऐड कर दें D7 चार्ट, तो ये हमारा सप्त वर्गा हो जाता है। और उसी में अगर हम 3 डिविजनल चार्ट और ऐड करें जो दशमांश है, षोडांश है, साष्ट्यांश है, D10, D16, D60, तो ये 10 वर्गा बन जाता है। तो जब भी रेफरेंस आएगा षड वर्गा का या सप्त वर्गा का या 10 वर्गा का या षोडश वर्गा का, तो चार सारे स्टैंडर्ड है। तो इसमें कोई चेंज नहीं होता कि अपनी मनपसंद से कोई सी 6 ले लो, दे आर स्टैंडर्ड एक्चुअली। अब जो मेन चीज है डिविजनल चार्ट्स में, इसमें एक टर्म हम यूज करते हैं जिसको हम वर्गोत्तम कहते हैं। वर्गोत्तम इस टर्म का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्गोत्तम क्या है।
और दूसरा अगर कोई प्लैनेट वर्गोत्तम होता है तो उसके क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो कहते हैं कि कोई भी प्लैनेट जब लग्न चार्ट में और किसी भी डिविजनल चार्ट में, लग्न चार्ट में और किसी भी डिविजनल चार्ट में एक ही राशि में प्लेस्ड होता है, एक ही साइन में प्लेस्ड होता है, तब हम कहेंगे कि वो प्लैनेट उस चार्ट के लिए वर्गोत्तम है, वो प्लैनेट उस चार्ट के लिए वर्गोत्तम है। तो यू हैव टू वेरी वेरी क्लियर कि प्लैनेट हैज टू बी इन द सेम राशि, सेम साइन, नॉट हाउस, सेम राशि। तो कोई भी प्लैनेट अगर लग्न चार्ट में और डिविजनल चार्ट में एक ही राशि में है, तब हम कहेंगे कि प्लैनेट जो है वर्गोत्तम है विद रेफरेंस टू दैट डिविजनल चार्ट। तो दो चीजें बहुत क्लियर हैं कि वर्गोत्तम इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। या अगर हम कहेंगे प्लैनेट वर्गोत्तम है, इट हैज नो मीनिंग। वी हैव टू स्पेसिफाई कि प्लैनेट वर्गोत्तम किस डिविजनल चार्ट के लिए है। ये प्लैनेट वर्गोत्तम जो है वो किस डिविजनल चार्ट के लिए। अगर हम खाली ये कहें कि ये सन हमारा वर्गोत्तम है तो इट कन्वेज नो मीनिंग एक्चुअली। So we have to very clearly specify that the planet is Vargottam with reference to this divisional chart. अब अगर वर्गोत्तम है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, क्या उसके रिजल्ट्स होते हैं। तो अगर हम डिफरेंट बुक्स को देखें, डिफरेंट टेक्स्ट को देखें, तो जैसे बुक है एक सारावली, तो वो कहती है कि जैसे ही प्लैनेट वर्गोत्तम होता है, इट स्टार्ट गिविंग गुड रिजल्ट्स। उसके रिजल्ट आपके अच्छे हो जाते हैं, भले ही वो नीच का हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर प्लैनेट वर्गोत्तम है तो उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। अच्छे के सेंस में कि वो प्लैनेट जो हम उस डिविजनल चार्ट से लाइफ का एस्पेक्ट एग्जामिन कर रहे हैं, उस लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में उसके रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं। जैसे हम कहें कि एक मरकरी है, मरकरी इज वर्गोत्तम इन द नवांश चार्ट, और मरकरी की पोजीशन कैसी भी हो लग्न चार्ट में, तो वो मरकरी जो है शादी के लिए या मैरिटल लाइफ के लिए अच्छे रिजल्ट देगा, ना कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए या संतान के लिए। सिर्फ एक स्पेसिफिक जिस चार्ट के में वर्गोत्तम है, उस चार्ट से जो हम लाइफ का एस्पेक्ट एग्जामिन करते हैं, उस लाइफ के एस्पेक्ट में उसके रिजल्ट अच्छे मिलना जो है वो शुरू हो जाते हैं। जैसे ही प्लैनेट वर्गोत्तम होता है, वो हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देता है, और जनरल अच्छा नहीं होता, सिर्फ उस लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में ही अच्छा होता है। तो सारावली बुक है, उसने कहा कि जैसे ही प्लैनेट वर्गोत्तम होता है तो इट स्टार्ट्स गिविंग गुड रिजल्ट्स। दूसरी किताब है चंद्रकला नाड़ी, उसने कहा कि जैसे प्लैनेट वर्गोत्तम होता है तो राजयोग कारक हो जाता है, इट गिव्स द रिजल्ट ऑफ राजयोग। तीसरी बुक है फल दीपिका, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो कहता है कि जैसे ही प्लैनेट वर्गोत्तम होता है, इट बिहेव्स एज इफ इट इज प्लेस्ड इन इट्स ओन साइन, कि जो प्लैनेट अपनी राशि में बैठकर रिजल्ट देता है, वही रिजल्ट आप एक वर्गोत्तम प्लैनेट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दो तीन चीज देखिए कि किसी भी बुक ने ये नहीं कहा कि खराब रिजल्ट देगा। एवरीवन एग्रीज दैट कि जैसे ही प्लैनेट वर्गोत्तम होता है, उसके रिजल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे, खराब नहीं मिलेंगे। इसमें यूनानिमस है सारे के सारे, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जमीन आसमान का अंतर है, एक कहता है अच्छे रिजल्ट, एक कहता है राजयोग कारक हो जाता है, एक कहता है कि नहीं, जो अपनी राशि में बैठकर जो प्लैनेट रिजल्ट देता है वो रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब इतना डिफरेंस क्यों है? क्वेश्चन ये आता है, किताबें तो गलत नहीं हो सकती, तो इतना जो वेरिएशन है क्यों है? देखिए, हमने कहा कि लग्न चार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, दैट इज द बेसिक चार्ट आपका। जैसे कहते हैं ना कि मान लो एक व्यक्ति बहुत बाय बर्थ ही बहुत कमजोर है, तो आप उसको कितने भी मेडिसिन पिलाते रहिए, कितने भी टॉनिक पिलाते रहिए, उसको कितना बलवान बना सकते हो आप?
तो अगर कोई प्लैनेट लग्न चार्ट में बहुत वीक है, नीच का है मान लीजिए, तो नीच को आप थोड़ा सा तो अच्छा कर सकते हो, उसको राजयोग कारक तो नहीं बना सकते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत वीक है, कितना भी उसको आप टॉनिक पिलाएंगे थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा। तो अगर प्लैनेट कोई बहुत वीक होता है लग्न चार्ट में और साथ में वर्गोत्तम भी है, तो नेचुरली हम ये कहेंगे कि भैया ठीक है, ये एक तरह से न्यूट्रल हो जाएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में आ जाएगा, बट रिजल्ट उसके खराब नहीं होंगे। दूसरा, मान लीजिए कि एक प्लैनेट उच्च का है लग्न चार्ट में और वो वर्गोत्तम हो गया, ऑलरेडी बहुत होशियार कोई बच्चा है, उसको और कुछ एक्स्ट्रा शक्ति मिल गई उसको, तो नेचुरली बहुत अच्छा हो जाएगा वो। तो उस केस में हम कहेंगे राजयोग कारक बन जाएगा, या राजयोग कारक, राजयोग जो प्लैनेट रिजल्ट देता है वो रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे उस लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में। और तीसरा ये हो सकता है कि लग्न चार्ट में मीडियम स्ट्रेंथ हो किसी प्लैनेट की, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ज्यादा वीक है, मीडियम टाइप की स्ट्रेंथ है, और उस केस में अगर वर्गोत्तम हो गया तो नेचुरली काफी अच्छा हो गया, जैसे प्लैनेट अपनी राशि में बैठ के रिजल्ट देता है, तो उस टाइप के रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ किसी भी प्लैनेट की या बेसिक लाइफ का इवेंट है, हम लग्न चार्ट से देखते हैं, और जब तक लग्न चार्ट सपोर्ट नहीं करता, डिविजनल चार्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, फिर डिविजनल चार्ट को फिर देखने का कोई फायदा नहीं होता एक्चुअली में। अब कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो हम एनालाइज करेंगे इंडिविजुअल चार्ट्स को, बट ये जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो वही रहेंगे, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो ये हमें बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा कि ये जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है। पहला जो कहा कि दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट चार्ट्स, जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट चार्ट नहीं होते हैं। मतलब अगर हम किसी का नवांश चार्ट उठाकर मैरिज लाइफ के बारे में प्रेडिक्शन करना शुरू कर दे तो दैट इज नॉट करेक्ट, यू कैन नॉट डू एक्चुअली। एज एन इंडिविजुअल इट हैज नो मीनिंग, ये इंडिपेंडेंट चार्ट नहीं है। दे आर ऑलवेज टू बी रेड अलोंग विद द लग्न चार्ट। मतलब क्या हुआ कि पहले हम लग्न चार्ट को पढ़ेंगे, लग्न चार्ट को एग्जामिन करेंगे, और लग्न चार्ट में अगर पॉजिटिव इंडिकेशन है उस इवेंट का, पॉजिटिव इंडिकेशन होना चाहिए, देन वी कंफर्म दैट थ्रू डिविजनल चार्ट, या उसके बारे में डिटेल जो है हम डिविजनल चार्ट की मदद से देखते हैं। बट अगर लग्न चार्ट में ही उस इवेंट का इंडिकेशन नहीं है, जैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, संतान सुख है ही नहीं, तो फिर सप्ताह चार्ट कुछ नहीं करेगा। अगर 7th हाउस बहुत ज्यादा खराब है या मैरिज से का हाउसेस बहुत ज्यादा खराब है, तो नवांश चार्ट कितना भी अच्छा हो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे ही मान लो 10th हाउस बहुत अच्छा है, लग्न चार्ट बहुत अच्छा इंडिकेशन कर रहा है कि प्रोफेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता उसको, क्योंकि लग्न डिविजनल चार्ट वो कंफर्म नहीं करता। आपके पास बहुत ऐसे हॉरोस्कोप आएंगे कि आपको लगेगा कि तो बहुत अच्छे प्लैनेट की पोजीशन है, बहुत अच्छा हाउसेस हैं इसके जो है, और नेटिव को कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो कभी कभी आपको ताज्जुब होता है कि इतने बढ़िया प्लैनेट की पोजीशन होने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता कि उन केसेस में जो डिविजनल चार्ट है वो उसको कंफर्म नहीं करते। जैसा हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि बहुत सारे राजयोग होते हैं कुछ हॉरोस्कोप्स में, और हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा होना चाहिए, इतने बढ़िया राजयोग हैं, लेकिन कुछ नहीं है उसके पास, एक भी कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी जो है। क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि कोई भी राजयोग जब तक ऑपरेट नहीं होता, जब तक स्टार्ट नहीं होता, जब तक सन एंड मून शुड आल्सो बी वेल प्लेस्ड इन दैट हॉरोस्कोप, जब तक सन और मून का प्लेसमेंट अच्छा नहीं हो, कि सन अगर वेल प्लेस्ड नहीं होता तो राजयोग शुरू नहीं होता, और अगर सन वेल प्लेस्ड है तो राजयोग शुरू तो हो जाएगा, लेकिन अगर मून वेल प्लेस्ड नहीं है तो वो इट कैन नॉट बी सस्टेन्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, थोड़े टाइम के लिए ऑपरेट होगा फिर बंद हो जाएगा। तो कितने भी अच्छे राजयोग हैं आपके,
लेकिन जब तक सन और मून का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो सब बेकार है। आप देखते रहिए कितने अच्छे अच्छे राजयोग हैं इस हॉरोस्कोप में, और बिल्कुल आपको बहुत नॉर्मल आदमी मिलेगा। तो वही चीज यहाँ भी है कि प्लैनेट की पोजीशन बहुत अच्छी हो सकती है, इंडिविजुअल हाउसेस बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उस लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में डिविजनल चार्ट कंफर्म नहीं करते, तो आपको कुछ नहीं मिलता। तो मेन चीज ये है कि जब हम किसी भी लाइफ के इवेंट को एग्जामिन करते हैं डिविजनल चार्ट से, तो सबसे पहले हमें लग्न चार्ट को देखना पड़ेगा कि लग्न चार्ट में उस लाइफ के इवेंट का पॉजिटिव इंडिकेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर बंद कर दीजिए, फिर हमें डिविजनल चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, फिर हमें डिविजनल चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। अगर पॉजिटिव इंडिकेशन हमें लग्न चार्ट से मिल रहा है, देन वी गो टू डिविजनल चार्ट। फिर हम देखते हैं कि हाँ वाकई में मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो उसके बारे में जो भी डिटेल पॉसिबल हो सकती है उसको हम एग्जामिन करेंगे। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान में रखना है कि ये जो डिविजनल चार्ट है ये इंडिपेंडेंट चार्ट नहीं है। एज एन इंडिविजुअल चार्ट दे हैव नो मीनिंग, कोई उसका मायने नहीं होता, और ना ही कभी हमें उसको एग्जामिन भी करना चाहिए। पहले हमें लग्न चार्ट एग्जामिन करें, लग्न चार्ट से देखें कि पॉजिटिव इंडिकेशन है उस लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में, तब हम डिविजनल चार्ट की तरफ जाते हैं। अदरवाइज हम डिविजनल चार्ट को नहीं देखते हैं। और डिविजनल चार्ट आपको बताएंगे कि जो इंडिकेशंस हैं लग्न चार्ट से वो वाकई में ही आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और जो तरीका है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो भी कंसर्न हाउस होता है उसको एग्जामिन करते हैं, जो सिग्निफिकेटर है उस एस्पेक्ट का उसको एग्जामिन करते हैं, और फिर हम रेलेवेंट डिविजनल चार्ट को एग्जामिन करते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लग्न ऑफ डिविजनल चार्ट, लग्न ऑफ एनी डिविजनल चार्ट, दैट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्रेडिक्शन में, जो है किसी भी डिविजनल चार्ट का लग्न एक्चुअली में। और सबसे पहले हम जब भी किसी भी डिविजनल चार्ट को एग्जामिन करेंगे तो लग्न की पोजीशन हम देखते हैं उस डिविजनल चार्ट की। अगर लग्न एफ्लिक्टेड होता है, लग्न इज नॉट वेल प्लेस्ड किसी भी डिविजनल चार्ट का, तो आप मान कर चलिए कि हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट का सुख नहीं मिलेगा। फिर हमें फर्दर उसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो लग्न चार्ट से मैरिटल हैप्पीनेस है, मैरिड लाइफ की मतलब उसका सुख है, सब कुछ है, बट अगर नवांश चार्ट में लग्न अगर एफ्लिक्टेड है नवांश चार्ट में, तो इट क्लियरली डिनाइज दैट एक्चुअली नहीं है आपको जो विवाह का सुख नहीं है, मैरिड लाइफ का सुख नहीं है, और फिर हमें उस डिविजनल चार्ट को फर्दर एग्जामिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम संतान सुख की बात करें, 5th हाउस बहुत अच्छा है, जुपिटर बहुत अच्छा है, लेकिन संतान चार्ट का लग्न अगर एफ्लिक्टेड है तो संतान सुख आपको नहीं मिल सकता, आप कुछ भी कर लीजिए। फिर बाकी उनके जो D7 चार्ट में बाकी हाउसेस कैसे भी हो, बट अगर लग्न एफ्लिक्टेड है तो उस लाइफ के एस्पेक्ट का हमें सुख नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो लग्न है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है डिविजनल चार्ट में, और सबसे पहले हम लग्न को ही एग्जामिन करते हैं, और अगर लग्न एफ्लिक्टेड होता है फिर हम उस डिविजनल चार्ट की डिटेल में नहीं जाते हैं। तो जो भी हम डिविजनल चार्ट एग्जामिन करेंगे, सबसे पहले लग्न को देखते हैं उस डिविजनल चार्ट के कि लग्न जो है वो ठीक है या नहीं है। अगर लग्न ठीक नहीं है, लग्न अगर लगता है कि बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, फिर हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट का सुख कभी नहीं मिलेगा। फिर हमने देखा वर्गोत्तम प्लैनेट्स का इस्तेमाल करते हैं कि जो भी प्लैनेट अगर वर्गोत्तम होते हैं तो नेचुरली उस डिविजनल चार्ट के लिए अच्छे हो जाते हैं, या उस डिविजनल चार्ट से जो कंसर्न हमारा लाइफ का एस्पेक्ट है उसके बारे में उसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो प्लैनेट की पावर है, प्लेसमेंट है, किस राशि में है, किस हाउस में है, उसके लिए कोई डिफरेंट रूल्स नहीं है। वही रूल जो हम लग्न चार्ट में है कि कौन सा हाउस है, कौन सा साइन है, उच्च का है, नीच का है, फ्रेंडली साइन में है, एनिमी साइन में है, वो सारे जो एस्पेक्ट हैं
वो सारे रूल जो है वो ही अप्लाई होते हैं जो कि लग्न चार्ट में होते हैं प्लैनेट की पोजीशन को देखने के लिए। बट डिफरेंस यहाँ पर यही है कि डिविजनल चार्ट में कोई भी योग वगैरह हम नहीं देखते। जो योग वगैरह हम देखते हैं वो सिर्फ लग्न चार्ट से ही देखे जाते हैं। डिविजनल चार्ट में कोई योग होने का कोई मीनिंग नहीं होता, ना ही हम कोई योग जो है वो डिविजनल चार्ट से देखते भी हैं। जब हम योग की बात करेंगे कि ये राजयोग है, ये योग है, वो योग है, वो हम सिर्फ लग्न चार्ट से देखेंगे, ना कि डिविजनल चार्ट से। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि जो दशा अंतरदशा ऑपरेट हो रही है बहुत अच्छी है लग्न चार्ट के हिसाब से, दशा अंतरदशा ऑपरेट हो रही है वो लग्न चार्ट के हिसाब से बहुत अच्छी है। और मान लीजिए कि हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर दशा अंतरदशा जो लग्न चार्ट से ऐसा इंडिकेशन दे रही है कि प्रोफेशनली जो है वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने चाहिए, लेकिन नहीं मिलते। वो इसलिए नहीं मिलते कि उन जो प्लैनेट की पोजीशन है जिनकी दशा अंतरदशा चल रही है, पहली चीज तो दे मे नॉट बी वेल प्लेस्ड इन द डिविजनल चार्ट। जैसे मान लीजिए कि मरकरी के रिजल्ट आपको एक दशा अंतरदशा में मिल रहे हैं और लग्न चार्ट में मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप प्रोफेशन के लिए दशमांश चार्ट में गए और देखा मरकरी अफ्लिक्टेड है, तो जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रोफेशन के लिए फ्रॉम द लग्न चार्ट वो आपको नहीं मिलेंगे उस दशा में जो है। या कभी कभी ये होता है कि दशा अंतरदशा लॉर्ड की जो म्यूचुअल पोजीशन होती है, आपस में जो पोजीशन होती है, लग्न चार्ट में तो बहुत अच्छी है, लग्न चार्ट में तो बहुत अच्छी है और आप उससे बहुत अच्छे रिजल्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब डिविजनल चार्ट में जाते हैं तो उनका जो म्यूचुअल प्लेसमेंट होता है कभी कभी 6-8 हो जाता है, 2-12 हो जाता है। और जैसा हम जानते हैं कि अगर दो प्लैनेट का जो महादशा और अंतरदशा के प्लैनेट हैं उनका अगर म्यूचुअल प्लेसमेंट 2-12 या 6-8 होता है तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते। तो अगर लग्न चार्ट में दशा अंतरदशा की पोजीशन ठीक है लेकिन डिविजनल चार्ट में उनका जो म्यूचुअल प्लेसमेंट है वो अगर 6-8 है या 2-12 है तो जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं लग्न चार्ट से वो आपको उस लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में नहीं मिलेंगे। तो ये दशा अंतरदशा और जो प्लैनेट है वो भी हम उसमें देख लेते हैं। इसके बाद जो कोई भी प्लैनेट जब किसी डिविजनल चार्ट में नीच का होता है, कोई भी प्लैनेट जब किसी भी डिविजनल चार्ट में डेबिलिटेटेड होता है, नीच का होता है, और लग्न चार्ट में बहुत अच्छा प्लेसमेंट है और लग्न चार्ट में उस लाइफ के एस्पेक्ट से कोई रिलेशन भी नहीं है। मान लीजिए कोई भी एक प्लैनेट है, लेट्स से सैटर्न है, मान लीजिए कोई भी इज वेल प्लेस्ड इन द लग्न चार्ट, मैरिज से कोई रिलेशन नहीं है उसका जो है, लेकिन नवांश चार्ट में वो प्लैनेट नीच का है, नवांश चार्ट में वो प्लैनेट नीच का है। तो ये कहा जाता है कि जब उसकी दशा अंतरदशा ऑपरेट होगी, उसकी जब दशा ऑपरेट होगी तो आपको मैरिटल लाइफ में सडनली प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, जबकि लग्न चार्ट से उसका कोई रिलेशन नहीं था, लग्न चार्ट में उसका कोई रिलेशन नहीं है मैरिज के एस्पेक्ट के लिए, लेकिन समहाउ अगर नवांश चार्ट में वो प्लैनेट नीच का है और उसकी दशा ऑपरेट हो गई, आपकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की, लेकिन जैसे ही उसकी दशा ऑपरेट हुई कुछ ना कुछ मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आपको आने लगेगी एक्चुअली। तो जैसे मान लो कि कोई आपका D10 चार्ट में नीच का है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और लग्न चार्ट से आप कहते हैं कि इस प्लैनेट का तो कोई मतलब ही नहीं है हमारे प्रोफेशन से, तो प्रोफेशन को क्या इफेक्ट करेगा, लेकिन समहाउ वो दशमांश चार्ट में नीच का है, और दशमांश चार्ट में नीच का है मतलब जब उसकी दशा ऑपरेट होगी तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सडनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। और नॉर्मल कोर्स में पता नहीं चलता, लग्न चार्ट से कोई इंडिकेशन इस टाइप का नहीं मिलता, बट समहाउ अगर वो प्लैनेट नीच का है किसी भी डिविजनल चार्ट में, तो जब उसकी दशा ऑपरेट होती है तो हमें उसकी उस लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट नजर आने शुरू हो जाते हैं,
और कितने एडवर्स इफेक्ट होंगे, नेचुरली डिपेंड्स ऑन आपके जो लाइफ का एस्पेक्ट, उसकी क्या पोजीशन है आपके लग्न चार्ट में जो है। अगर बहुत सीरियस इफेक्ट नहीं दिखाई देते तो छोटी मोटी प्रॉब्लम आके खत्म हो जाएगा, बट अगर कोई सीरियस इफेक्ट लगा आते हैं लग्न चार्ट से तो इट में रिजल्ट इनटू सीरियस इफेक्ट आल्सो। बट हमें हर डिविजनल चार्ट में ये देखना पड़ेगा कि कोई प्लैनेट नीच के तो नहीं है, और अगर नीच के हैं तो उनकी जब दशा ऑपरेट होगी तो उस लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो ये नीच के प्लैनेट हो गए। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्लैनेट 8th हाउस में प्लेस्ड होते हैं किसी भी डिविजनल चार्ट में, जो प्लैनेट 8th हाउस में प्लेस्ड होते हैं वेरी सीरियस प्लैनेट्स एक्चुअली, कि जब भी उनकी दशा ऑपरेट होती है, तो हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में डेथ लाइक इफेक्ट मिलते हैं। डेथ लाइक इफेक्ट का मतलब बहुत सीरियस इफेक्ट। जैसे मान लीजिए कि नवांश चार्ट में कोई प्लैनेट 8th हाउस में प्लेस्ड है, नवांश चार्ट में 8th हाउस में कोई प्लैनेट प्लेस्ड है और कोई मैरिज से रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और समहाउ उसकी दशा ऑपरेट हो गई, तो मैरिज में डेथ लाइक इफेक्ट क्या होगा? सेपरेशन हो गया, डाइवोर्स हो गया, या किसी स्पाउस की डेथ हो गई, तो ये डेथ लाइक इफेक्ट होगा। तो इतना सीरियस इफेक्ट होता है उन प्लैनेट का जो प्लैनेट किसी भी डिविजनल चार्ट में 8th हाउस में प्लेस्ड होते हैं और जब उनकी दशा ऑपरेट होती है। और जैसे मान लीजिए कि दशमांश चार्ट है, D10 चार्ट है, उसमें कोई प्लैनेट 8th हाउस में प्लेस्ड है, आपकी नौकरी है, बिजनेस है, सब अच्छा खासा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल, और उसकी दशा ऑपरेट हो गई, तो आप देखेंगे कि अच्छी खासी आपकी लाइफ चल रही है, अच्छा खासा वो लाइफ का एस्पेक्ट चल रहा है, लेकिन बहुत सीरियस इफेक्ट, डेथ लाइक का मतलब बहुत सी, नौकरी में चल रही है, नौकरी छूट जाएगी आपकी, सडनली होगा कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, या बिजनेस आपका चल रहा है अच्छा खासा, कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि बिजनेस आपका बंद हो जाएगा। तो 8th हाउस में जो प्लैनेट किसी भी डिविजनल चार्ट में प्लेस्ड होंगे, उनकी जब दशा ऑपरेट होगी तो उस लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में डेथ लाइक इफेक्ट आपको मिलेंगे, मतलब बहुत सीरियस जो है वो एडवर्स इफेक्ट का आपको सामना करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि जो हमारा नवांश चार्ट है, इसको हम इम्पोर्टेंस भी देते हैं, इसका रेलेवेंस भी है, और इसको कुछ लोग जो है वो जनरल चार्ट की तरह हम यूज भी करते हैं, तो इसलिए जो नवांश चार्ट है वो लग्न चार्ट के साथ बनाया जाता है, इसीलिए बनाया जाता है कि आप साथ के साथ आप देख सकते हैं कि जो एक पर्टिकुलर प्लैनेट है लग्न चार्ट में, उसकी पोजीशन नवांश चार्ट में क्या है। जैसे मैंने कहा कि एक प्लैनेट अगर लग्न चार्ट में नीच का है और नवांश चार्ट में उच्च का हो जाता है या पोजीशन उसकी अच्छी हो जाती है, तो उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है प्लैनेट को, तो हम कहते हैं कि प्लैनेट जो है वो स्ट्रांग हो गया। और अगर कोई प्लैनेट उच्च का है लग्न चार्ट में और नवांश चार्ट में नीच का हो जाता है, तो आप तो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उच्च के रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन नहीं मिलते, क्योंकि नवांश चार्ट में उस प्लैनेट की पोजीशन जो है बहुत वीक हो जाती है। तो इसीलिए हम साथ के साथ जो प्लैनेट की पोजीशन है वो हम नवांश चार्ट में भी देखते रहते हैं, सो दैट हमको एक आइडिया रहता है कि ये प्लैनेट जो है स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है। और दूसरा, जो वर्गोत्तम प्लैनेट की हमने बात की कि अब वर्गोत्तम प्लैनेट जो है हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में जो है वो अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं, बट वर्गोत्तम प्लैनेट का जो रेलेवेंस है वो नवांश चार्ट में बहुत ज्यादा है, नवांश चार्ट में। और अगर कोई भी प्लैनेट अगर नवांश चार्ट में वर्गोत्तम होता है तो दैट रियली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, वेरी पावरफुल प्लैनेट, एंड रियली राजयोग कारक प्लैनेट, अगर नवांश चार्ट में कोई प्लैनेट अगर वर्गोत्तम होता है। और जैसे कहा कि प्लैनेट इन गुड पोजीशन इन डिविजनल चार्ट दे बिकम स्ट्रांग, नेचुरली अगर
एक पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट में कोई प्लैनेट स्ट्रांग है, मान लीजिए सन लग्न में थोड़ा वीक है, बट इसमें दशमांश चार्ट में बहुत स्ट्रांग हो गया, तो नेचुरली सन बिकम्स स्ट्रांग फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि प्रोफेशन के लिए वो प्लैनेट स्ट्रांग हो जाता है, या दशमांश चार्ट में वीक हो गया तो वो प्लैनेट जो है वो वीक हो जाता है। तो इस तरह से हम जो डिविजनल चार्ट्स को एग्जामिन करेंगे। तो आज से बेसिक इंट्रोडक्शन था डिविजनल चार्ट्स का, और इसमें हम कुछ डिविजनल चार्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, देखेंगे हम कैसे उसको एग्जामिन करते हैं और कैसे कैसे हम उस लाइफ के एस्पेक्ट के डिटेल भी एग्जामिन करते हैं। और आप देखेंगे भी कि हर डिविजनल चार्ट को जो देखने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, वो हम नॉर्मल लग्न चार्ट की तरह उसको नहीं देखते हैं। और जहां तक डिविजनल चार्ट में प्लैनेट की पोजीशन का सवाल है, हाउसेस का सवाल है, वही रूल अप्लाई होंगे जो लग्न चार्ट में होते हैं, लेकिन डिविजनल चार्ट में कभी भी हम योग वगैरह की बात नहीं करते, कोई एक्सचेंज की बात नहीं करेंगे, बट सिर्फ प्लैनेट की पोजीशन, प्लैनेट का साइन, एस्पेक्ट, सिर्फ ये 3 चीजें हम कंसिडर करेंगे, बाकी योग वगैरह से कोई उसका लेना देना नहीं है। तो ये है अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द डिविजनल चार्ट्स। अब आप बताइए, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? हाँ सिद्धार्थ जी। सर ये मुझे थोड़ा इसमें पूछना था कि जैसे डिविजनल चार्ट बनते हैं हमारे D1, तो जी। अगर किसी का बर्थ टाइम 2, 4, 5 मिनट ऊपर नीचे होगा तो वो कितना सेंसिटिव होता है कि वो चेंज हो जाता है सर डिविजनल? देखिए D10 को कहा हमने कि राशि का 10वां हिस्सा, राशि का 10वां हिस्सा। जी। ठीक है, तो एक राशि कितने दिन तक, कितने टाइम तक रहती है? 2.25 दिन में। 2 घंटे लगा लीजिए, मान लो 2 आवर्स। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। 2 आवर्स मीन्स 120 मिनट्स। राइट सर। तो अगर 12 मिनट का डिफरेंस होगा टाइम में, तो D10 चार्ट ऑनवर्ड सारे चेंज हो जाएंगे। करेक्ट। बट 12 मिनट तक जो है वो जो D10 चार्ट तक सेम रहेंगे। ऐसे ही जैसे मान लो हम D9 की बात करें, तो राशि का 9वां हिस्सा, तो 120 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? अबाउट 13-14 मिनट्स। राइट। तो 13-14 मिनट्स तक तो नवांश चार्ट ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही इससे कम का डिफरेंस हुआ फिर वो चार्ट चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए जब आप देखते हैं ना ट्विंस के जब बर्थ होती है, ट्विंस बर्थ, और कभी कभी उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि कभी कभी 15-20 मिनट का भी अंतर होता है उनकी बर्थ टाइम में जो। बट हाँ, अगर नॉर्मल 7-8 मिनट का डिफरेंस है तो ये कम से कम जो D10 चार्ट वगैरह वो सेम रहते हैं। जी सर, ये तो जैसे नवमांश और दशांश की हमने बात की है। सर अगर हम ज्यादा बड़े चार्ट पे जाएं, जैसे जैसे D60 षष्टियांश चार्ट, तो उसमें तो काफी सेंसिटिव हो जाएगा ना सर? बिल्कुल एकदम चेंज हो जाएगा, 2 मिनट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने राशि को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अगर टाइम में 2 मिनट का भी डिफरेंस है तो षष्टियांश चार्ट चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। तो यही रीजन है कि हमारा जब बर्थ टाइम सही नहीं होता है और उसमें 5-7 मिनट का भी डिफरेंस होता है तो रिजल्ट्स काफी वेरी भी करते हैं। सर इसके अंदर भी काफी मतलब लोग अलग मानते हैं कि बच्चे जब चाइल्ड बर्थ होता है कि मतलब कभी एक्चुअली बर्थ टाइम नोट करना चाहिए, उसके भी अंदर भी 4-5 चीजें हैं, तो उसके अंदर डिफरेंसेस आ सकते हैं। देखिए, जब जहां तक बर्थ टाइम का सवाल है कि बर्थ टाइम कौन सा टाइम है जिसको हमें लेना चाहिए बर्थ टाइम, तो जहां तक एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स का सवाल है, क्योंकि पुराने जमाने में लिखी गई थी वो वही चल रहा है, तो उसमें 3-4 चीजें दी हुई हैं। एक कुछ बुक्स तो कहती हैं कि व्हेन द हेड ऑफ द चाइल्ड कम्स आउट ऑफ मदर्स वोम, वो लेना चाहिए। बट अब वो तो ब्रीच चाइल्ड होगा तो हेड तो आएगा नहीं, पहले लेग्स आएंगी पहले। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ बुक्स में लिखा है कि व्हेन द चाइल्ड फॉल्स ऑन द ग्राउंड, पहले गिरता भी था तो वो थ्योरी लेके चलते थे कि, और तीसरा कहते हैं कि व्हेन चाइल्ड अटर्स द फर्स्ट क्राई, तो पहली बार चिल्लाता है वो,
बट स्टिल बॉर्न चाइल्ड होते हैं, वो चिल्लाते भी नहीं है जब तक उनको आप स्लैप ना करो। जी सर। बट जो एक्चुअल चीज है कि बर्थ टाइम इज द टाइम व्हेन द चाइल्ड गेट्स एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कब होगी? जब वो सांस लेना शुरू करेगा, पहली हाँ, बार तो सांस लेगा। सांस कब लेना शुरू करता है? जब वो रोता है। रोना तो हो सकता है ना भी रोए। When that umbilical cord is cut, अम्बिलिकल कॉर्ड, ओके सर। या जब तक वो umbilical cord है तो the child is breathing through the mother. But जैसे ही वो cord cut होती है, that is the time when the child gets an independent existence. तो वो time note करना चाहिए. So that is the actual birth time. But I've been discussing with a lot of doctors also. What they say कि what we note and what you say is a lot of difference in the time actually. तो कभी-कभी कहते हैं कि 30 मिनट का भी difference हो जाता है. अब जब 30 मिनट का difference हो जाएगा तो फिर prediction कैसे सही होगी? वो तो जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा ना सर, लगन भी हाँ, चेंज हो जाएगा। हाँ, वो आजकल अच्छा है, जैसे कुछ जगह अलाउ करते हैं या फॉरेन में अलाउ करते हैं हस्बैंड को भी, तो एटलीस्ट ही कैन नोट डाउन द टाइम एक्चुअली। बट पहले तो सब उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता था। तो इसके लिए डिविजनल चार्ट देखने के लिए तो फिर बर्थ टाइम परफेक्ट होना चाहिए किसी के पास ना, अगर एवरी एक्सपेक्ट देखने है तो। बिल्कुल बिल्कुल, इट हैज टू बी करेक्ट। देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज एंटायरली बेस्ड ऑन द करेक्ट बर्थ टाइम। अगर टाइम ही सही नहीं है तो नेचुरली फिर सब कुछ तो गलत हो ही जाएगा, अपने आप ही गलत हो जाएगा। सो रेक्टिफिकेशन भी करते हैं ना कुछ क्वेश्चंस पूछ के बीटीआर? हाँ, रेक्टिफिकेशन भी करते हैं और उसके भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन उसमें हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम नाड़ी मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। नाड़ी मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन। हम जानते हैं कि 5 एलिमेंट होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। यस। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो कहते हैं कि जो एलिमेंट है ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रूल करते हैं। पृथ्वी जो है 6 मिनट के लिए रूल करता है, जल 12 मिनट के लिए रूल करता है, अग्नि 18 मिनट के लिए रूल करती है, वायु 24 मिनट के लिए और आकाश 30 मिनट्स के लिए। और ये टोटल 90 मिनट्स का साइकिल होता है और 90 मिनट्स के बाद ये साइकिल रिपीट होता है। और कहते हैं कि जिस दिन, मान लीजिए आज संडे है, तो हम सनराइज से शुरू करते हैं, और संडे है तो संडे का जो लॉर्ड सन है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो संडे की जो शुरुआत होगी आफ्टर सनराइज, दैट विल बी विद द अग्नि तत्व एक्चुअली। अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पहले अग्नि चलेगा 18 मिनट के लिए, फिर वायु चलेगा 24 मिनट के लिए, फिर आकाश 30 मिनट के लिए, फिर पृथ्वी 6 मिनट के लिए, फिर जल 12 मिनट के लिए। तो ये जब 90 मिनट्स का साइकिल हो जाएगा फिर ये रिपीट होता रहेगा पूरे दिन भर जो है। और कहते हैं कि जब एक एलिमेंट रूल करता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ बर्थ, आइदर मेल और फीमेल। दे कैन नॉट बी टू बर्थ एट द सेम टाइम। दोनों सेक्स का बर्थ कभी नहीं हो सकता। और हम देखते भी हैं कि हमारा ये जो ऑब्जर्वेशन रहता है कि हम फैमिली में कोई बर्थ होता है तो हम जब हॉस्पिटल जाते हैं तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन मैंने देखा कि आज हमारे अगर लड़का हुआ है तो सबके लड़के हुए हैं आज उस टाइम में जो हम देखते हैं, या सबकी लड़कियां हुई हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का प्रिंसिपल यही है कि जब एक एलिमेंट रूल कर रहा है तो उसमें एक ही टाइप का सेक्स पैदा हो सकता है। और आप ऑब्जर्व भी करके देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में अगर आप हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं और 2 बच्चों का बर्थ हुआ है तो दोनों का एक ही सेक्स होगा, अलग अलग सेक्स नहीं हो सकता एक्चुअली। तो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी जो है मरकरी रिप्रेजेंट करता है। मरकरी इज द रूलर एक्चुअली। मरकरी का जो एलिमेंट है पृथ्वी है। और जैसे हमने जब सेक्स की बात हम करते हैं तो हम जानते हैं कि सन, मार्स और जुपिटर मेल प्लैनेट है और मून और वीनस जो है फीमेल प्लैनेट है। सन, मार्स, जुपिटर मेल है और मून और वीनस फीमेल है। बट सेक्स के पर्पस के लिए हम मरकरी को मेल मानते हैं और सैटर्न को फीमेल मानते हैं। अदरवाइज इन दोनों को न्यूट्रल प्लैनेट कहा, लेकिन जब हम सेक्स की बात करेंगे तो
मरकरी को मेल मानते हैं और सैटर्न को फीमेल मानते हैं। तो अगर एक तत्व जब ऑपरेट कर रहा है उस टाइम, तो एक ही टाइप का, एक ही सेक्स का बच्चा हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि जब आपका बर्थ हुआ, वो उस टाइम कौन सा एलिमेंट रूल कर रहा था, और उस एलिमेंट के टाइम में ये पॉसिबिलिटी है या नहीं, या मेल या फीमेल की जो है, तो उससे हम कुछ हद तक वेरीफाई कर सकते हैं, बट दैट इज ओनली फॉर फ्यू मिनट्स। ऐसा नहीं कि घंटे 2 घंटे का अगर डिफरेंस होगा तो नहीं कर पाएंगे, बट 2, 4, 5, 7 मिनट का अगर डिफरेंस होता है तो हम इस थ्योरी को, जो काफी यूज भी होती है, उसको अप्लाई करके हम लोग कोशिश करते हैं रेक्टिफाई करने की। जी सर। सर जैसे आजकल ये काफी सालों से चलन है, मतलब काफी सिजेरियन जो सी सेक्शन की डिलीवरीज होती हैं, उनको अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो उसके अंदर भी कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि इट गोज द सेम वे? ये सेम कंसेप्ट है, बट सिजेरियन से देखिए बहुत ज्यादा प्ले नहीं कर सकते, और हम लोग तो बहुत लोग आते हैं कि टाइम बताइए, बट ज्यादातर केसेस में तो हम देखते हैं उस टाइम हो ही नहीं पाता एक्चुअली। और अभी कल परसों की बात है, किसी को टाइम बताया था कि 28 अक्टूबर को करा लीजिए आप सिजेरियन, उसका 27 को ही हो गया, अपने आप ही नॉर्मल डिलीवरी हो गई। या उस टाइम कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि नहीं होता एक्चुअली में, तो बहुत ज्यादा हम प्ले नहीं कर सकते। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में जो भी बेस्ट पॉसिबल, अगर लग्न वगैरह अगर कर सके उसको, कोई प्लैनेट की पोजीशन तो चेंज नहीं होने वाली उस दिन जो है, हम लग्न वगैरह कोई चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो है नवांश चार्ट या दशमांश चार्ट को चेंज कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत प्ले करते हैं, वो भी कुछ केसेस में पॉसिबल होता है, कुछ में नहीं हो पाता है। अच्छा सर, एक चीज मेरे दिमाग में और थी, ये मैंने बहुत सुना था कि जैसे आजकल आपने भी आज टॉपिक में बोला कि काफी लोग, काफी पेरेंट्स चाइल्ड नहीं चाहते हैं आजकल, ठीक है ना। तो और पुराने जमाने में क्या होता था सर कि जैसे एक कपल है, उनके 5, 6, 7, 8 नॉर्मल बच्चे गिने जाते थे। और लेकिन एक चीज मैंने नोट की है कि वो लोग बहुत प्रॉस्पर होते थे वो जमाने में, और काफी हैप्पी रहते थे, क्योंकि ज्यादा बच्चे आने से ऐसा कुछ सुना है मैंने। कंपटीशन नहीं था, उनको कोई चिंता नहीं करते थे बच्चों की जो है, बच्चे पड़े रहते थे, कोई नोबडी यूज्ड टू बॉदर एक्चुअली। आजकल बहुत ज्यादा उनका चिंता करनी पड़ती है उनकी जो। वो तो है सर, लेकिन थोड़ा मैंने सुना था ऐसा कि भाई आपके मतलब होंगे 4-5 बच्चे होते हैं, वो अच्छा रहता है, दैट्स गुड फॉर योर ऑल अराउंड प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ। पता नहीं अभी कहाँ तक ये सही है, आप ज्यादा। नहीं, वो तो इसलिए ना कि बेसिकली हमारा जो एग्रीकल्चर सोसाइटी थी इंडिया के अंदर जो है, और जितने हमारे हाथ मिलेंगे, एडिशनल हैंड्स मिलेंगे काम करने के लिए, उतना अच्छा मानते थे उनको जो है। तो हाँ, तो इसलिए था वो, और तो कोई रीजन नहीं है। अभी भी जो गरीब लोग होते हैं तो उनके ज्यादा ही बच्चे होते हैं, वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें एडिशनल एक इनकम का हैंड मिल जाता है, और क्या। ठीक है। तो देश पात्र काल का तो ध्यान रखना ही है, देश पात्र काल के हिसाब से बहुत सारी चीजें चेंज होती रहेंगी। सर अगर किसी एक हाउस का जो लॉर्ड है वो स्ट्रांग है, लेकिन जो कारक है वो मैलेफिक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे वो हाउस? हमने कहा था कि जब हम हाउस को एग्जामिन करते हैं तो 3 चीजें देखते हैं। उस हाउस में प्लैनेट की पोजीशन, कि कौन से प्लैनेट प्लेस्ड है, कौन से प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। सेकंड, उसके लॉर्ड की पोजीशन, कि लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है, कहाँ प्लेस्ड है, किन प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है, कौन से प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। थर्ड वाज द कारक, कि कारक कौन सा प्लैनेट है, कहाँ प्लेस्ड है, कितना स्ट्रांग है, किन प्लैनेट के साथ है। तो इन तीनों चीजों को इक्वल वेटेज दिया जाता है, प्लैनेट की पोजीशन को, लॉर्ड को और कारक को। तो 30% या 1/3 हम कहेंगे तीनों का वेटेज है। तो इनमें से अगर 2 अच्छे हैं, 1 खराब है, तो हाउस कहेंगे वेल प्लेस्ड है। अगर 2 खराब है, 1 अच्छा है, तो प्लेसमेंट नहीं है। अगर तीनों ही खराब है तो हाउस इज बैडली प्लेस्ड, यही हम कह सकते हैं। उसका जो असेसमेंट करेंगे वो काफी खराब पोजीशन है उसकी। अच्छा, same is applicable for if a house has more than 3, let's suppose if a house has 4 planets, हाँ, और the 2 are benefic, 1 is neutral and another 4th हाँ, one तो हमें एक अपने हिसाब से एक असेसमेंट करना पड़ेगा कि मैलेफिक इन्फ्लुएंस ज्यादा है या बेनिफिक इन्फ्लुएंस ज्यादा है,
कितना मेलिफिक है कितना बेनिफिक है। तो एक बेसिकली हम एक असेसमेंट करना पड़ता है। अच्छा, और अगर एक ही प्लेनेट है और वो न्यूट्रल है बट स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रांग है, तो उस केस में बोलते हैं कि ये हाउस वेल प्लेस्ड है या बस जीरो हो गया, मतलब एक तरह से एक थ्रेशोल्ड कंडीशन में है, नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। नो। Any other question? चलिए, if there is no other question, then we will continue with the divisional chart, और next time हम लोग पूरा chart discuss करेंगे। And wishing all of you very happy Diwali. Same to you, sir. Thank you. Yes, sir. Good Same to you, night. sir. Okay then. Thank you. Good night. Good night, sir. Good night. Good night.